हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी क्यों है, क्या ज़रूरत है इसकी। तो किसी भी कंपनी का या किसी भी स्टॉक का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए आप उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर कैसे सकते हैं आप कर सकते हैं उसके पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंट डाटा जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसकी समरी से आप ये एनालिस कर सकते हैं कि ये स्टॉक आगे जाकर के ऊपर जाएगा, राइज करेगा या नहीं करेगा, क्या इसकी संभावनाएं हैं। अब बात आती है कि क्या सच में बहुत मुश्किल होता है फंडामेंटल एनालिसिस करना, क्या इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए। नॉट रियली, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बैलेंस शीट का एक्सपर्ट बनना है। आप बैलेंस शीट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनालाइज करके इसकी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको एक रियल टाइम एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। हम और आप डेली लाइफ में कभी ना कभी फंडामेंटल एनालिसिस करते ही रहते हैं। मान लीजिए मुझे एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है, तो मुझे रेफ्रिजरेटर ख़रीदने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा होगा, कुछ फीचर्स होंगे कि मुझे एनर्जी इफ़िशिएंट चाहिए तो मुझे स्टार रेटिंग मेरा एक क्राइटेरिया, मान लीजिए मुझे 4 स्टार रेटिंग चाहिए। फिर मेरा एक क्राइटेरिया होगा कि मुझे ऑटो डिफ्रोस्ट चाहिए। फिर मेरा एक क्राइटेरिया होगा कि मुझे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला चाहिए। फिर एक मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिनकी सेल सर्विस आफ्टर सेल्स अच्छी हो। फिर मेरा ये होगा कि ये सब फीचर्स मुझे कितने प्राइस में मिल जाएं और मेरा बजट क्या है। मान लीजिए मुझे 20K में ख़रीदना है। तो ये सारी एनालिसिस करने के बाद में आप मार्केट में जाते हैं और इन सब में जो आपको बेस्ट मिलता है उसका सेलेक्ट करके आप उसमें से आप अपना एक सिलेक्शन करते हैं और फ्रिज खरीद लेते हैं, ताकि आपको कुछ आने वाले सालों तक वो फ्रिज एक अच्छी सर्विस दे सके। एंड द सेम वे यू चूज़ योर स्टॉक्स, कुछ पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा के बेसिस पर। अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप उसका जो बिज़नेस है उसको ज़रूर स्टडी करें। वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी कहीं ऐसे बिजनेस में तो नहीं है कि जो आगे जाकर के बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे 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 करके आगे जाकर के उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आएगी उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी के अंदर कितना कैश है, कितना डेट है उसके ऊपर, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कहीं डिप तो नहीं कर रहे, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसका ग्राफ क्या कहता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप उसके प्रॉफिट को एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि उसका जो मैनेजमेंट है, जो उसके प्रमोटर्स हैं, उसका मैनेजमेंट का स्टेटस क्या है, कौन उसके प्रमोटर्स हैं, उसके प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, मैनेजमेंट में कोई इशू तो नहीं है, कोई लीगल इश्यूज़ तो नहीं है। फिर आप देखेंगे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स उस सेक्टर में और भी जो कंपनीज़ हैं उसके कंपैरिजन में उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। तो ये तमाम पॉइंट्स आप देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि नो द बिजनेस। अब आप मुझे बताएंगे कि जिस बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे चाहेंगे कि उस बिज़नेस का जो ग्राफ है वो ऐसे जाए या फिर कुछ ऐसे जाए। डेफिनेटली यू विल चूज़ द ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 1 में जाए तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसका बिज़नेस क्या करती है वो कंपनी जिसके आप पार्टनर बनने जा रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो पॉलीथीन बनाती है, या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड जिनका बिजनेस है, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, या फिर इंटरनेट रिलेटेड है, या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो ऑफ कोर्स आप ये सब आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ का चुनाव कर सकते हैं कि आपको किस तरह का बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत ही आसान होता है, एक कोई भी कॉमन मैन वुमन इस काम को कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेक्टर एनालिसिस। जिस सेक्टर में आपकी जिस कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी सेक्टर में और कौन कौन कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के कंपैरिजन में आपकी जो कंपनी है वो कहाँ स्टैंड करती है अपने पीयर्स से, उसका कैसा कंपैरिजन है, उसके वैल्यूएशन क्या है, वो महंगी तो नहीं है, वो सस्ती तो नहीं है। तो ये सारा कंपैरिजन भी आप एक बार ज़रूर करके देखते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ हम इवेल्युएट करते हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। यहाँ पे हम 3 तरह की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। अभी माइक्रो कैप की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लार्ज कैप मतलब जो बहुत स्टेबिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है,
जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 से ज़्यादा होता है। मिड कैप होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है। स्मॉल कैप होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या अगर किसी स्टॉक का प्राइस कम है, सस्ता स्टॉक है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होता है? नहीं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका प्राइस तो सस्ता हो जाता है लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब कितने शेयर उस कंपनी के बाहर, मींस ओपनली हैं, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग काउंट नहीं करते हम। ठीक है, इनटू करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। ठीक, मान लीजिए किसी कंपनीज के 1000 करोड़ शेयर हैं जो मार्केट में इस समय हैं, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं है और उसका शेयर प्राइस है ₹5, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 5,000 करोड़। ठीक है, और ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता शेयर के प्राइस पे, राइट। ऐसा हो सकता है कि शेयर का प्राइस कम हो बट नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल इन मार्केट इन शेयर होल्डर्स वो ज़्यादा हों, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब जो न्यू कमर्स है, जो न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर वो ये सोचें कि भाई मैं तो ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा, मैं कैसे देखूं, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, मान लीजिए अगर किसी को तकरीबन 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है या 2 लाख का बनाना है, तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि वो क्या चुन ले? सेक्टर लीडर। धीरे धीरे वो सेक्टर लीडर का चुनाव करता जाए और जैसे जैसे उसका बजट बढ़ता जाए, वो धीरे धीरे फिर एक एक सेक्टर लीडर के अलावा उसमें जो दूसरे भी हैं जो मिड कैप हैं, एक एक उनका भी सिलेक्शन कर सकता है। फिर जब आपका पोर्टफोलियो साइज और बढ़ जाए, देन आप कुछ कुछ पोर्शन स्मॉल कैप्स का भी अकोमोलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि मैनेजमेंट इवैल्यूएशन क्या चीज़ है, हमें क्यों मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंपनी को जो लोग चला रहे हैं, जो जिनके हाथों में आपकी कंपनी रन कर रही है, अगर वो मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो सिचुएशंस को हैंडल कैसे करेंगे? किसी भी राइज फॉल, प्रॉफिट लॉस को एक बेहतर मैनेजमेंट अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो इसमें बहुत मायने रखता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितना एक्सपीरियंस है उन लोगों को जो कंपनी को चलाते हैं, उसके प्रमोटर्स कौन कौन हैं। ठीक है, और प्रमोटर्स के पास में कितना हिस्सा उस कंपनी का है। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई कंपनी अगर बहुत अच्छी होगी तो प्रमोटर्स की होल्डिंग उसमें इंटैक्ट रहेगी। मान लीजिए अगर हम बात करें 2010 में कोई कंपनी शुरू हुई तो 2020 तक अगर हम बीच के ईयर्स में बात करें तो इट शुड बी कांस्टेंट, प्रमोटर होल्डिंग शुड बी कांस्टेंट, या फिर थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 70% थी 2010 के अंदर, एंड 70 से फिर धीरे धीरे 60 हुई, फिर धीरे धीरे 50 हुई, फिर 40 हुई और धीरे धीरे ऐसे करके 10% रह गई, तो डेफिनेटली आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ इश्यू है। जब प्रमोटर ही अपना जो है शेयर सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हो सकता है कंपनी जो है बैंकरप्सी फाइल करने वाली हो, डूबने वाली हो, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसी कंपनी का चुनाव आपको नहीं करना चाहिए। तो आप कैसी कंपनीज़ को अवॉइड करेंगे? जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% से कम हो, वो आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। अच्छी कंपनी कौन सी होती हैं? जिनमें 50 to 70% प्रमोटर होल्डिंग होती है। आपको ये भी देखना होगा कि किसी लीगल इश्यूज़ में कंपनी तो नहीं है, ठीक है, और कुछ जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की प्लेज तो नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेज तो नहीं रखी हुई हैं, और रिटेल इन्वेस्टर, FIIs, DIIs, इनका जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है, ये सब आप बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल एनालिसिस, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें हम इन सारे टॉपिक्स को
डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस इसका थोड़ा सा पार्ट समझते हैं कि इसमें हम किस किस चीज़ की एनालिसिस करेंगे। कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास में, डेट फ्री है कि नहीं, प्रॉफिट्स की उसकी ग्रोथ क्या है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जिस प्राइस पे आप बाई कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव तो नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन आप मतलब स्टडी करेंगे कि फेयर वैल्यू पे आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप उसके प्रॉफिट्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर वैल्यूएट कर सकते हैं, कुछ पिछले ईयर्स का उसका रिकॉर्ड देख करके। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, पीबी रेशो, आरओसी, आरओई, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जो एक बेहतर शेयर का सिलेक्शन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट करेंगे कुछ बात करेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर आपने आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द चैनल, शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय फॉर नाउ।